बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू नॉलेज लैब बाय राहिल अहमद। आज हम करेंगे क्लास 11th मैथमेटिक्स का पेपर फेडरल बोर्ड का 2022 और पास पेपर ये अंडर सब हेडिंग हार्ड और लोकल आपको पता है अवेलेबल होते हैं। तो एमसीक्यूज़ का सोल्यूशन हम लोकल पेपर का जो है डिस्कस करेंगे। तो ये वेबसाइट पर आपको कुछ इस तरह से यहाँ से आप डाउनलोड करते हो और इसमें दो तरह के सब हेडिंग्स आपको नज़र आती हैं हर पेपर के साथ, एक लोकल और एक हार्ड। जी जनाब, तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर लोकल, ओल्ड क्वेश्चन पेपर हार्ड। तो ये लोकल पेपर जो है हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का और एमसीक्यूज़ आज की वीडियो में हम करेंगे सॉल्व इसके। तो एमसीक्यू नंबर 1 है, इफ़ ए बी सी आर रियल नंबर सच दैट, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं इसको ताकि आप इजीली इसको देख लो। इफ़ ए बी सी आर रियल नंबर सच दैट ए इज़ लेस दैन बी एंड सी इज़ लेस दैन ज़ीरो। सी लेस दैन ज़ीरो का मतलब ये है कि सी जो है वो एक नेगेटिव नंबर है, ठीक है। और ए और बी उसने हमें बताया है कि नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं। ए जो है वो बी से क्या है, स्मॉल है। तो अगर आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराते हो इनइक्वालिटी को, तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इनइक्वालिटी का साइन देखें चेंज हो जाएगा जब ये सी से मल्टीप्लाई होगा। तो इसलिए ए सी जो है वो ग्रेटर होगा बी सी से, ठीक है। यानी ए की तरफ देखें लेस वाला था, तो अब ये साइन यहाँ पे चेंज हो गया। अब ए सी वाली जो साइड है ये ग्रेटर हो गई है और बी सी वाली साइड जो है वो लेस हो गई है। तो जब भी किसी नेगेटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई कराते हैं इनइक्वालिटी को, तो इनइक्वालिटी का साइन जो है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अब उसके बाद एमसीक्यू नंबर 2 है, व्हाट इज़ द कन्वर्स ऑफ पी इम्प्लॉयज़ क्यू। ये चैप्टर नंबर 2 में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चैप्टर नंबर 2 में पूरा एक टेबल बना हुआ है जहाँ पे इसके बारे में चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है कि इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, इसका क्या मतलब होता है, सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। इसको पी इम्प्लॉयज़ क्यू, इसे हम कंडीशनल कह रहे होते हैं। तो इस कंडीशनल का जो कन्वर्स है इसमें आपने जगह चेंज कर देनी होती है। तो जहाँ पे पी लिखा था वहाँ पे क्यू लिख देंगे और जहाँ पी लिखा था वहाँ पे मतलब दोनों की जगह चेंज कर देंगे। तो क्यू एम्प्लॉयज़ पी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये बुक का मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर इसमें मैं मौजूद है, यहाँ पर ये रहा। तो पेज नंबर 52 पर मिल जाएगा आपको बुक में। तो हेडिंग है 2.7.2 कंडीशनल्स रिलेटेड विद अ गिवन कंडीशनल। तो पी एम्प्लॉयज़ क्यू जो है एक कंडीशनल है हमारे पास और क्यू पी जो है इसका क्या है, कन्वर्स है। अब उसके बाद इसका एमसीक्यू नंबर 3 देखते हैं हम। द सेट ऑफ नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर्स इज़ अ ग्रुप अंडर द ऑपरेशन ऑफ। रैशनल नंबर्स को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ ये बात कर रहा है नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर्स की, यानी कि पॉजिटिव सारी वैल्यूज़ शामिल हैं, नेगेटिव सारी वैल्यूज़ शामिल हैं, बस ज़ीरो शामिल नहीं है, यानी ज़ीरो के अलावा तमाम रैशनल नंबर्स का सेट है। अब उसके लिए हमें ये बताना है कि ये ग्रुप जो है किस ऑपरेशन के लिए ये ग्रुप होगा, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन के लिए, ठीक है। तो वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ग्रुप होता क्या है, व्हाट इज़ ग्रुप। तो ग्रुप के लिए यहाँ पे देखिए आपके पास कंडीशंस मौजूद हैं, बुक पेज नंबर 73 पर आपको ये सारी लिखी हुई मिल जाएंगी और डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे ग्रुप के हवाले से और उसकी ये प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं। तो जी जो है वो क्लोज होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन, यानी प्लस के लिए देख रहे हो तो प्लस के लिए क्लोज होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन के लिए देख रहे हो तो सब्ट्रैक्शन के लिए होना चाहिए। क्लोज होने का मतलब ये है कि जब इसके लिए हम एक टेबल जनरेट करते हैं तो उसमें जो है हम सारी वैल्यूज़ को देख रहे होते हैं वन बाय वन। तो अब क्लोज जो प्रॉपर्टी है ये सबके लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए वन बाय वन यहाँ पर अगर एडिशन की मैं बात करूँ तो एडिशन, अब देखिए इसमें सारे पॉजिटिव वैल्यूज़ भी शामिल हैं, सारे नेगेटिव वैल्यूज़ भी शामिल हैं। जैसे +1 और -1 ये भी रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर्स जो हैं वो इस तरह के नंबर्स होते हैं जिन्हें हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो +1 भी एक रैशनल नंबर हुआ, हम फ्रैक्शन की फॉर्म में 1/1 करके लिख सकते हैं। सिमिलरली -1 को हम -1/1 करके लिख सकते हैं। यानी हर नंबर के डिनोमिनेटर में बाय डिफ़ॉल्ट 1 तो होता ही है, तो वो P/Q की फॉर्म में यानी कि हम उसे लिख सकते हैं। तो अगर हम एडिशन की हम बात करें, +1 और -1 की बात करें और उनको ऐड करने की कोशिश करेंगे, जब हम 1 और -1 को जब आप ऐड करोगे तो आंसर आएगा जनाब 0। तो 0 तो देखिए हमने कहा हुआ है कि सेट में मौजूद नहीं है, जबकि क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें किसी बाइनरी ऑपरेशन के लिहाज से दो नंबर्स पर, दो एलिमेंट्स के लिए, तो उसका जो आंसर आएगा वो भी उसी सेट में आना चाहिए जिस सेट की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए जब हमने 1 और -1 को ऐड किया तो हमारे पास 0 आ रहा है, जो कि 0 हमारे सेट में नहीं है। तो इसका मतलब एडिशन जो है ये एडिशन के लिहाज से जो है क्लोज नहीं है ये सेट, ठीक है। सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो 1 -1 आप करोगे तो 0 आएगा। तो 0 यहाँ पे हमारे पास क्योंकि मौजूद नहीं है, नॉन ज़ीरो नंबर्स का सेट है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों के लिए जो है क्लोजर प्रॉपर्टी मौजूद है, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में भी 0 नहीं आएगा, डिवीजन में भी 0 नहीं आएगा। यानी जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे रैशनल नंबर्स को, तो रैशनल नंबर ही हमें मिलेगा। सिमिलरली दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड करने पर भी रैशनल नंबर ही मिलेगा, नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर, ठीक है। अब बाकी आगे की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस कर लेते हैं।
आगे अब ये कह रहे हैं हमसे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए, ऑपरेशन जो है वो एसोसिएटिव होना चाहिए। एसोसिएटिव मतलब यानी कि 3 एलिमेंट्स के लिए इसमें हम बात कर रहे होते हैं और ऑर्डर चेंज करते हैं उनका, ठीक है। तो एसोसिएटिव वाली जो प्रॉपर्टी है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड करती है लेकिन डिवीजन के लिए होल्ड नहीं करती। तो इसलिए जो है मैंने मल्टीप्लिकेशन को यहाँ पे सेलेक्ट किया है। और मल्टीप्लिकेशन अब क्योंकि ग्रुप है तो ये बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ भी फुलफ़िल करेगा, लेकिन हमारा काम आसानी के साथ यहीं पर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। देखिए आज बाकी चीज़ों की बात मैं कर लेता हूँ। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से अगर हम बात करें आइडेंटिटी एलिमेंट की, तो आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 होता है, यानी जब आप किसी नंबर को, किसी भी रैशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर हमें वापस मिल जाएगा और वो एग्जिस्ट करता है किसमें, हमारे सेट के अंदर। और आइडेंटिटी एलिमेंट भी सेट में एग्जिस्ट करता है। अब हर एलिमेंट के लिए जब हम इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे तो वो भी एक रैशनल नंबर ही हमें मिलेगा, फ्रैक्शन वाली फॉर्म में मिल सकता है वो नंबर हमें, ठीक है। तो ये यानी सारी के सारी प्रॉपर्टीज़ मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से सेटिस्फाई हो रही हैं। तो एड मल्टीप्लिकेशन इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू। अब चलते हैं हम एमसीक्यू नंबर 4 की जानिब। इसमें आप प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए वो पूछ रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज़ द मैट्रिक्स सिंगुलर। कह रहे हैं मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर होना चाहिए और लैम्डा की क्या ऐसी वैल्यू हम रखें कि ये सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स जो होता है उसका डिटर्मिनेंट 0 आता है। ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो उसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो डिटर्मिनेंट वाली प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर मैं लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दूँ तो डिटर्मिनेंट 0 उस वक्त आता है, प्रॉपर्टी है ये कि जब इफ़ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर आइडेंटिकल देन डिटर्मिनेंट विल बी 0। यानी अगर कोई भी 2 रोज़ या कोई 2 कॉलम अगर एक जैसे हो जाए, आइडेंटिकल हो जाएं, तो डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आ जाता है। अब लैम्डा की वैल्यू लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे 0 पुट की और जब अब मैं यहाँ से जब 2 कॉमन निकाल लूँगा, इस R2 में से जब मैं 2 कॉमन निकाल लूँगा लैम्डा की वैल्यू 0 रखने के बाद, तो तब आप देखेंगे तो ये 1 0 0 हो जाएगा, ये भी 1 0 0 हो जाएगा। तो दोनों सेम हो जाएंगी, आइडेंटिकल हो जाएंगी दोनों रोज। इसका मतलब डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू 0 इस तरह से यहाँ पर मैंने जो है ये सेलेक्ट आप कर सकते हो, ये सोच के थोड़ा लॉजिकली, या फिर आप इसको पूरी तरह से सॉल्व कर लो। पूरा मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है इसको। यानी पहले हमने जो है बताया कि मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आना चाहिए। एक्सपेंडिंग बाय R1 कर दिया, R1 हमारी ये है 1 0 0 वाली रॉ। तो ये 1 टाइम्स डिटर्मिनेंट आता है, माइनस में 0 पे प्लस में 0। क्योंकि MCQ कर रहे हैं तो पूरे पूरे स्टेप शो करने की ज़रूरत नहीं होती हमें, बस हमें एक आंसर चाहिए। तो उसके लिए हमने जो ज़रूरी वर्किंग है वो हमने लिख लेनी है। और वैसे भी 0 वाला जो पार्ट होता है ये आप जब क्वेश्चन पूरा सॉल्व करते हो तब भी आप इसको ऐसे ही लिख देना, वरना लेंदी हो जाता है बहुत सोल्यूशन। इतना भी आप लिख देंगे तो एक्सेप्टेबल है, मार्क्स मिल जाएंगे आपको। अब देखें 1 ये रहा हमारे पास, तो इनमें ये वाले रो और कॉलम छोड़ना है, ये वाली रो छोड़नी है। अब इसमें जो रह गया लैम्डा 0 2 3, तो ये हमारा माइनर बन जाएगा। तो लैम्डा 0 2 3, अब ये 3 लैम्डा माइनस में 0, जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 लैम्डा हो गया माइनस में, फिर ये 2 0 था 0 हो गया। अब 3 लैम्डा माइनस 0 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। अब लैम्डा की वैल्यू हमें चाहिए, तो 0 से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो 3 जब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होगा दूसरी तरफ जाएगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो आंसर 0 ही आता है। तो इस तरह से लैम्डा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 0 आ गई है। तो इस तरह से MCQ नंबर 4 आप लॉजिकली भी कर सकते थे और इस तरह से पूरा सॉल्व करके भी कर सकते थे। अब उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कंडीशन पूछ रहे हैं कि क्या कंडीशन होगी। देखिए पहली जो कंडीशन लिखी हुई है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए होती है। उसके बाद ये वाली जो हमारा करेक्ट आंसर है कि A इज़ इक्वल टू माइनस में A ट्रांसपोज, ठीक है। अब A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस में A हो या A इज इक्वल टू माइनस में A ट्रांसपोज हो, एक तरफ माइनस आना चाहिए, ठीक है। तो दोनों में से किसी भी एक जगह आप माइनस लगा सकते हो, तो आंसर आपका जो है वो सही होगा, प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। बाकी जो रिमेनिंग 2 हैं ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के लिए हैं, ये हर्मिशन के लिए है, ये वाली कंडीशन हर्मिशन मैट्रिक्स के लिए, और ये स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स के लिए कंडीशन है। अब उसके बाद हम बात करते हैं MCQ नंबर 6 की। इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। इफ़ द पॉलिनोमियल f ऑफ x इज़ डिवाइडेड बाय x प्लस 2, डिवाइड किया जा रहा है x प्लस 2 से, x प्लस 2 डिवाइज़र है, तो वो कह रहे हैं कि क्वोशंट हमें मिलता है x माइनस 2 और रिमाइंडर हमें मिलता है 2, ठीक है। जब भी आप डिवीज़न परफॉर्म करते हैं तो जो बाहर चीज़ लिखी होती है यानी जिस चीज़ से आप डिवाइड कर रहे हो वो डिवाइज़र है, जो अंदर होता है वो डिविडेंड, और जो आप टेबल पढ़ते हो तो वो आपका क्वोशंट होता है, और सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो आंसर आता है उसे हम रिमाइंडर बोल रहे होते हैं। तो आप यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि लीनियर फैक्टर है, मतलब डिवाइज़र जो है वो लीनियर है। लीनियर से मुराद वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। तो रिमाइंडर थ्योरम सिर्फ और सिर्फ जो लीनियर डिवाइजर्स होते हैं उनके लिए वैलिड होता है। तो आप यहाँ पे x की वैल्यू इन सब में पुट करके देख सकते हो और चेक कर सकते हो कि रिमाइंडर 2 किस में आ रहा है। जैसे मैंने मिसाल के तौर पर अगर इसमें रखूँगा वैल्यू 2, अब क्या लिखेंगे हम -2 वैल्यू रखेंगे। देखिए x प्लस 2 है तो आपको साइन चेंज करके रखनी होती है वैल्यू,
यानी जो भी आपको डिवाइजर दिया हुआ है उसको आप पहले जीरो से इक्वेट कराते हो, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो किया मैंने, फिर वहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेना, तो एक्स इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। अब -2 जब आप यहाँ पुट करेंगे तो ये पावर क्योंकि इवन नंबर है, स्क्वायर है, जूम कर देता हूँ मैं, ठीक है, तो -2 का जब स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, माइनस साइन गायब हो जाएगा इवन पावर की वजह से, तो 4 - 4 0 आएगा, यानी रिमाइंडर 0 आएगा यहाँ पर। तो ये वाला तो नहीं हो सकता। इसकी अगर हम बात करें तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा, हमें रिमाइंडर 2 चाहिए, तो रिमाइंडर 2 आपको यहाँ मिलेगा। देखें 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 4 - 2 करेंगे तो 2 बचेगा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक तो ये था तरीका हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम का, सबसे आसान कि आपने डायरेक्टली चेक कर लिया। एमसीक्यू में आपके पास टाइम क्योंकि कम होता है, टाइम बचाना है आपने, वरना आप पूरा इसको सॉल्व इस तरह से भी कर सकते थे। देखें f(x) को हमने डिवाइड कराया है x+2 से, ये हमने कोशेंट लिखा, प्लस उसके बाद फिर रिमाइंडर ऊपर जाता है और डिवाइज़र नीचे आता है x+2, ठीक है। अब हमने क्या करना है इसमें, देखें हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया है, x+2 और x - 2 ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ जाके तो ये a² - b² का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो जाएगा, तो x² माइनस में 4 हो जाएगा और प्लस में 2। और जब आप इसको सॉल्व कर लेते हो तो पूरी लाइन ऐसे हम कंबाइन कर देते हैं, एक ही फ्रैक्शन बन जाती है ये, और नीचे एक ही डिनोमिनेटर हमारे पास x+2 आ जाएगा। अब x+2 से यहाँ पे x+2 के वाला कैंसिल हो गया है। अब x² - 4 + 2 लिखा हुआ था, उसको सिंप्लीफाई किया तो -2 आ गया, तो x² - 2। तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। इस मेथड का फ़ायदा ये है कि आप हर तरह के फैक्टर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, डिवाइज़र के लिए अप्लाई कर सकते हो, फैक्टर नहीं, डिवाइज़र की बात कर रहे हैं क्योंकि रिमाइंडर क्योंकि यहाँ पे आ रहा है, फैक्टर के लिए रिमाइंडर 0 होता है। तो रिमाइंडर थ्योरम आप उस वक्त अप्लाई कर सकते हो जब डिवाइज़र हमारे पास लीनियर हो, यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। बाकी वो जो मेथड दूसरा जो मैंने आपको सॉल्व करके पूरा दिखाया है वो आप किसी भी तरह के डिवाइज़र के लिए अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब हम करते हैं MCQ नंबर 7। ओमेगा एज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, 1 ओमेगा स्क्वायर, ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं। तो यहाँ पे ओमेगा की बात कर रहा है, वो कह रहा है इफ ओमेगा इज़ अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज ट्रू, तो इनमें से कौन सी वाली ट्रू होगी। तो ये जनाब ये आपके पास बुक में फॉर्मूला मौजूद है कि सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है ये 0 होता है, तो 1 + ओमेगा स्क्वायर ये 0 के बराबर होता है। ये बात आप क्लास 10 में भी पढ़ चुके होंगे। और MCQ नंबर 8 है, इसके में पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। सवाल हमें दिया हुआ है x² प्लस में 2x माइनस में 1 और डिवाइडेड बाय x² माइनस में 1 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, सॉल्व करना पड़ेगा हमें। जी जनाब यहाँ पे मौजूद है, देखिए x की पावर है 2, तो x की पावर 2 ऊपर भी है, x की पावर 2 नीचे भी है। तो अगर पावर अगर इक्वल हो या ग्रेटर हो, डिनोमिनेटर वाला जो हमारे पास वेरिएबल है और न्यूमरेटर वाले जो वेरिएबल हैं, इनके में पावर्स को देखना होता है। अगर न्यूमरेटर की पावर जो है वो इससे डिनोमिनेटर वाले वेरिएबल की पावर के इक्वल आ जाए तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। अगर इसकी पावर न्यूमरेटर वाले वेरिएबल की पावर, दो बातें हैं, मतलब इक्वल होने पे भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, और अगर न्यूमरेटर में जो वेरिएबल मौजूद है उसकी पावर ग्रेटर हो डिनोमिनेटर वाले वेरिएबल से, तब भी जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, इक्वल में भी और ग्रेटर में भी, ठीक है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो पहले हमें डिवीजन परफॉर्म करनी पड़ती है इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, फिर बाद में हम वो जो a/b और a/ मतलब करके जो हम पार्शियल फ्रैक्शंस बनाते हैं ये हम बाद में अप्लाई करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो मैंने इसके पहले डिवीजन परफॉर्म कर लिए, देखें x² - 1 लिखा हुआ था और ये x² प्लस में 2x माइनस 1 ये अंदर जाएगा, न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, डिवाइज़र है। अब 1 टाइम्स मैंने किया इसको तो ये x² आया मेरे पास, और -1 को 1 से करोगे तो -1 आ जाएगा। यहाँ पर साइन चेंज करेंगे क्योंकि सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है, तो प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये दोनों कैंसिल होगा, ये दोनों कैंसिल होगा, सिर्फ बचा 2x, तो 2x लिख दिया। अब आगे सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ वेरिएबल की पावर 2 है, आगे सॉल्व नहीं हो सकता है। तो अब देखें ये हमारे पास ये कहलाता है कोशेंट, तो 1 हमने यहाँ पे लिखा कोशेंट, उसके बाद प्लस लगाया, उसके बाद फिर रिमाइंडर जो हमारे पास बचा है यहाँ पर आता है 2x, और ये यहाँ पर जो है नीचे हमारे पास डिवाइज़र आएगा x² माइनस में 1। अब 2x/x² माइनस 1 जो है इसकी हमें करनी है पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड आउट, तो a/x + 1 मैंने लिख दिया। देखिए पहले आप इसके फैक्टर्स बना लेंगे, x + 1 x - 1 आप फैक्टर बना लोगे इसके, ठीक है ना, फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा इस पर, a + b a - b वाला a² - b² के बराबर होता है। तो वो आप इस तरह से फिर आप लीनियर फैक्टर्स के लिए हमारे पास फ्रैक्शन इस तरह से बनती है, तो a/x + 1 प्लस में b/x - 1, सही। अब आपने जो है इसमें क्या करना है, x² - 1 या x + × x - 1 से हमने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा देना है, बोथ साइड्स में मल्टीप्लाई, तो x² - 1 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखें x + 1 वाले फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएंगे, x - 1 बचेगा, यहाँ पे x - 1 वाले फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएंगे, x + 1 बचेगा। अब हमें a और b की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है और बारी बारी x की वैल्यू
पुट करनी है। ये एक आइडेंटिटी हम बनाते हैं यहाँ पर। आइडेंटिटी ऐसी इक्वेशन होती है जो वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए ट्रू रहती है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम हर वैल्यू के लिए बराबर आते हैं, ठीक है। तो एक्स की हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो एक्स जो है वो हमने रखा है यहाँ पे -1, -1 रखेंगे तो बी ज़ीरो हो जाएगा, और अगर हम प्लस में 1 रखेंगे तो ए ज़ीरो हो जाएगा। तो बारी बारी ये काम करेंगे हम। एक बार ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और एक बार बी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें एक्स की वैल्यू -1 रखना पड़ेगी। तो -1 यहाँ रखेंगे तो -1 + 1 0, बी गायब हो जाएगा। अब इस वाले एक्स की जगह भी -1 रखी हमने, और यहाँ पे जो एक्स है यहाँ पे भी -1 रखा। तो ये माइनस में 2 बना, और ये माइनस माइनस सेम साइन होता है तो एडिशन कर दी, -2 हो जाएगा। अब -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो वहाँ जाके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। कैंसिलेशन होने के बाद ए की वैल्यू 1 आएगी। सिमिलरली यहाँ पे अब एक्स की वैल्यू 1 रखने से हमारे पास ये ए वाला जो फैक्टर है 0 हो जाएगा, और फिर बी की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे 2 1 2 हो जाएगा, ये 1 + 1 2 बनेगा, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2/2, तो ये 1 आंसर आएगा। यानी ए और बी दोनों की जगह 1 1 आना है। अब ये जो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं ए और बी की जगह, ये हम यहाँ पे रख देंगे इसकी जगह, ठीक है। तो ये 1/x + 1 प्लस में 1/x - 1, और साथ में ये वाला 1 भी है, ठीक है। तो 1 + 1/x + 1 प्लस में 1/x - 1, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। नहीं, मैथ्स में आपको कुछ कुछ सवाल जो है पूरे पूरे सॉल्व करना पड़ सकते हैं, तो आप इससे घबराइएगा नहीं, तुक्के मत लगाइएगा। अब उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर MCQ नंबर 9 देखें। इसमें आपसे वो पूछ रहे हैं सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी है। जनरल टर्म हमें लिख के दी हुई है, an लिख के दी हुई है 2n² - 3। सेकंड टर्म के लिए n की वैल्यू आप 2 पुट कर दें। जब आप 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर आप करेंगे, पहले 4 हो जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8 हो जाएगा। अब 8 में से आप 3 माइनस कर देंगे, 5 आंसर आएगा। तो इस तरह से 5 इज़ द करेक्ट आंसर। अब उसके बाद MCQ नंबर 10 करते हैं। MCQ नंबर 10 में देखें सम टू इन्फिनिटी टर्म्स हमें गिवन है 2/3 है। फर्स्ट टर्म गिवन है a 2/7, और इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक्स जो है प्रोग्रेशन हमारे पास ये गिवन है। कॉमन रेशो r हमें फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए काफ़ी सारे डिफरेंट केसेस हैं कॉमन रेशो के लिए, और कॉमन रेशो क्योंकि अब आपको समेशन हुआ हुआ नज़र आ रहा है। समेशन पॉसिबल उसी वक्त होता है जब सीरीज़ जो है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ जो है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है वो किस तरह की हो, कन्वर्जेंट हो। कन्वर्जेंट होने के लिए ज़रूरी है कि कॉमन रेशो जो है वो लेस देन 1 होना चाहिए। तो ये बात मैंने यहाँ पे सॉल्व की हुआ है, इसको पूरा सॉल्व किया हुआ है ये रहा जनाब। तो देखें फार्मूला हमारे पास जो हम यूज़ करेंगे वो ये फार्मूला है, S∞ = a/1 - r। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, और कॉमन रेशो मोड में है, लेस देन 1 होना इसका ज़रूरी है, कंडीशन है ये, ठीक है। अब S∞ की जो वैल्यू थी हमने यहाँ पुट कर दी, 2/3 थी। फर्स्ट टर्म हमें पता थी 2/7, हमने वैल्यू सारी पुट कर दी हैं, क्लियर। अब ये 1 - r यहाँ पे डिनोमिनेटर में था, दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 2/3 दूसरी तरफ आके इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जगह चेंज कर देंगे हम, और ये फ्रैक्शन वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी फिर, सही है। तो मल्टीप्लाई 3/2 हो जाएगा। तो 2/7 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल, तो 3/7 आया। अब उसके बाद r को हम इधर लेके जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, 3/7 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 7 1 7 -3, 4/7 हमारे पास ये फाइनली r की वैल्यू आ गई है। तो 4/7 इज़ द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे MCQ नंबर 11 है, फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ x, बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड सवाल है। फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ x बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 - x/2 होल पावर -1 कन्वर्जेंट। तो कन्वर्जेंट होने के लिए हमें जो है x की वैल्यू बतानी है कि क्या क्या वैल्यूज़ हम यहाँ पे रख सकते हैं x की, तो वो हमें बतानी है। ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, MCQ नंबर 11 हमारा ये रहा। तो ये आप इसको देख लें। बाइनोमियल थ्योरम व्हेन इंडेक्स n इज़ अ नेगेटिव इंटीजर और अ फ्रैक्शन। अगर पावर जो लगी हुई है वो अगर नेगेटिव नंबर हो या कोई फ्रैक्शन लगी हुई हो, तब उस केस में आपने सारी चीज़ें जो है वो देखनी होती हैं। तो कन्वर्जन होने के लिए ज़रूरी है कि x मोड x की जो वैल्यू, मोड में होने का मतलब ये है कि x हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो मोड x की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 होनी चाहिए, ठीक है। अब वहाँ पे हमारे पास जो x वाली जगह है वहाँ पे हमें दिया हुआ था x/2। सवाल में मैं दिखा देता हूँ आपको, देखें ये रहा। तो देखिए x/2 लिखा हुआ है, तो ये इसलिए मैंने मोड x/2 इसको वहाँ पे लिख लिया, और लेस देन 1 ये हमारी कंडीशन है, ये हमने अप्लाई कर दी है वहाँ पर। अब 1/2 को मैंने मोड से ले लिया है बाहर, मोड से बाहर आने के बाद पॉजिटिव ही रहना है इसने। अब यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 से, तो ये मोड x की वैल्यू में यहाँ से इस तरह से 2 मिल जाएगी। 2 1 2 होता है, तो मोड x लेस देन 2 ये हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन होगी। मोड x इज़ लेस देन 2। तो MCQ नंबर 11 भी हमारा पूरा हो गया है। अब MCQ नंबर 12 है, इसमें हमारे पास आर्क लेंथ हमें दी हुई है 4 है, और सेंट्रल एंगल जो कि रेडियन में हमें गिवन है यहाँ पे π/2 है। और फॉर्मूला में इसमें अप्लाई करना पड़ेगा, आपको रेडियस बताना है, आर की वैल्यू बतानी है, एल और थीटा आपको गिवन है।
तो L इज इक्वल टू आर थीटा में अप्लाई करना है। इस फॉर्मूले में आप जहन में रखिएगा कि थीटा जो है रेडियन में लिखते हैं हम, डिग्री में नहीं लिखते। और इत्तेफाक से आसानी आपके लिए की हुई है कि वो ऑलरेडी रेडियन में दिया हुआ है। अगर ना दिया हुआ हो, डिग्री में दिया होता तो फिर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता, क्योंकि इस फॉर्मूले के लिए रिक्वायरमेंट है कि एंगल जो है वो मस्ट बी इन रेडियन मेजर। ठीक है, तो L अपॉन थीटा यानी कि आर की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। वैल्यू सारी पुट की सिंप्लीफाई किया तो 8 अपॉन पाई इसका आंसर हमारे पास आ गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट MCQ की जानिब। ये हमारा कौन सा था? MCQ 12 था। अब हमें MCQ 13 करना है। 13 के लिए देखें, एक कोऑर्डिनेट एक पॉइंट है D और उसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है -5,5 √2, ये हमें गिवन है वैल्यू। और थीटा की टर्मिनल साइड जो है लाइज ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है। तो ये सॉल्व किया हुआ मैंने पूरा इसको, MCQ नंबर 13। तो पहले तो मैंने इस तरह से इसको लिख के बता दिया कि एक्स और वाई की वैल्यूज़ हमारे पास ये हैं। एक्स की वैल्यू -5 है, वाई की वैल्यू 5 √2 है। अब टेन थीटा आपको पता है वाई अपॉन एक्स होता है। ठीक है, तो y की जगह y की वैल्यू लिखी 5 √2 और x की जगह लिखा हमने -5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और माइनस साइन जो है बाकी रहेगा, तो -में √2 इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा MCQ नंबर 13। तो ये माइनस में √2 हमारे पास इसका आंसर आ गया ये रहा। ठीक है, अब हम MCQ नंबर 14 करते हैं। MCQ नंबर 14 है कॉम्बिनेशन के हवाले से। कह रहे हैं n कॉम्बिनेशन 4 इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन 10। तो n की वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है। इसको सॉल्व किया हुआ है हमने पूरा। बुक में पेज नंबर 240 पर आपको ये हेडिंग मिलेगी 7.3.1 कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन। इसमें यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास एक है, n कॉम्बिनेशन r इज इक्वल्स टू n कॉम्बिनेशन n माइनस आर। n कॉम्बिनेशन r इक्वल होता है n कॉम्बिनेशन n माइनस आर के। तो इससे हम जो है इक्वेट करा देंगे अपना जो हमारे पास गिवन चीज़ थी। तो इसका सोल्यूशन पूरा यहाँ पे गिवन है। इस तरह से करेंगे आप सॉल्व, इस तरह से करेंगे। देखिए n कॉम्बिनेशन r n कॉम्बिनेशन n माइनस 1 ये बराबर होते हैं। अब हमारे पास जो चीज़ें गिवन थी हमने वो लिखी पहले। n कॉम्बिनेशन 4 था और n कॉम्बिनेशन 10 था, ये गिवन थी हमें। अब अगर हम कंपैरिजन करें, बाय कंपेयरिंग वी गेट, कंपैरिजन करने से हमें पता चल रहा है देखिए r की वैल्यू जो है वो 4 है तो r इज इक्वल टू 4 हो गया। और n माइनस आर की वैल्यू जो है वो 10 है तो n माइनस आर की वैल्यू जो है यहाँ पे हो गई 10। अब r की ये वैल्यू 4 आपने यहाँ रख देनी है इस r की जगह, तो मैंने यहाँ पुट कर दिया है 4। अब n माइनस 4 इज इक्वल टू 10 हमारे पास आ गया है। -4 दूसरी तरफ जाएगा तो +4 हो जाएगा, 10 + 4 14 हो जाएगा। तो n की वैल्यू 14 इस तरह से हमने फाइंड आउट की है। ठीक है, अब उसके बाद 15 यहाँ पे हम बात करेंगे परम्यूटेशन के हवाले से, NPR यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सवाल है हाउ मैनी डिस्टिंक्ट 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। 3 डिजिट नंबर्स जो है हमने जो है फाइंड आउट करने हैं कि कितने बनाए जा सकते हैं मुख्तलिफ। यानी कि यहाँ पे R की वैल्यू हमें गिवन है 3। ठीक है, R की वैल्यू जो है 3 है। अब और टोटल नंबर जो हमें दिए हुए हैं वो हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं, तो वो n होता है हमारे पास। तो NPR से इसको हम सॉल्व करेंगे। n परम्यूटेशन R, MCQ नंबर 15 ये रहा। तो n परम्यूटेशन R इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अब ये 6 परम्यूटेशन 3 यानी कि 6 टोटल हमारे पास नंबर्स थे और 3 डिजिट्स वाले हमें मुख्तलिफ नंबर्स जो यहाँ पे क्रिएट करने हैं। तो 6 परम्यूटेशन 3 हमने लिखा, तो n की जगह 6 था तो n फैक्टोरियल यानी कि 6 फैक्टोरियल हो जाएगा और n माइनस r 6 माइनस 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब 6 फैक्टोरियल एज इट इज़ लिखा रहने दिया हमने, 6 माइनस 3 जो है वो 3 फैक्टोरियल हमारे पास आ गया आंसर। अब उसके बाद 6 फैक्टोरियल को हम एक्सपेंड इस तरह से करते हैं, देखें या आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हो और इस तरह से भी कर लो। तो 6 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल का मतलब ये है कि आपने जो है मल्टीप्लाई करते 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 इसको 1 तक ले जाना है, यानी कि 6 × 5 यानी एक एक नंबर कम करते जाना है। फिर मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब 3 के आगे मैंने फैक्टोरियल लगा के यहाँ पे छोड़ दिया क्योंकि नीचे 3 फैक्टोरियल से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए मैंने यहीं पे रोक दिया इसको। तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचे 6 5 और r आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 6 5 और 4। ठीक है, तो 4 5 से 20 हो जाएगा, 26 या 120 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 120 कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन जो है हमारे पास होंगे। तो 120 इसका जो है फिर करेक्ट आंसर है। क्लियर है। अब उसके बाद हमसे यहाँ पे मिडिल टर्म पूछ रहा है एक्सपेंशन की, बाइनोमियल एक्सपेंशन अगेन है यहाँ पे और हमारे पास मिडिल टर्म हमें बतानी है और पावर यहाँ पे देखें 14 है। 14 इज़ एन इवन नंबर। ठीक है, तो ये ज़हन में रखें आप, इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है यहाँ पर। इवन नंबर के लिए हमारे पास सिर्फ एक मिडिल टर्म होती है अगर इवन पावर हो तो, और अगर हमारे पास जो है वो ऑड पावर हो तो हमारे पास 2 मिडिल टर्म्स होती हैं। दोनों का फिर हम एवरेज निकाल लेते हैं। देखिए द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन a + x होल पावर n, अगर n इवन है जो कि हमारा केस है, n की वैल्यू 14 है, तो हमारे पास जो n + 1/2 टर्म जो होगी वो हमारी मिडिल टर्म होगी। तो ये नेक्स्ट स्लाइड में मैंने फाइंड आउट किया हुआ है।
देखिए एन की वैल्यू 14 गिवन थी हमें, तो इसका मतलब n/2 प्लस 1th टर्म ये हमें अप्लाई करना है। n की जगह हमने 14 लिखा, 14/2 7 आएगा, 7 + 1 8 आएगा। तो 8th टर्म जो है हमारे पास होगी। तो 8th टर्म सिर्फ उसने नंबर ऑफ टर्म हमसे पूछा था कि कौन सी होगी, तो वो हमने यहाँ पे बता दिया है। टर्म कैलकुलेट करके नहीं बतानी है, टर्म का सिर्फ नंबर बताना है कि वो किस पोजीशन पे होगी, यानी 8वीं टर्म होगी सीक्वेंस के अंदर। ठीक है, तो बाइनरी जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंशन में जो हमारे पास 8वीं टर्म आएगी वो जो है हमारे पास मिडिल टर्म होगी। अब MCQ नंबर 17 है, sin 3π/2 माइनस में अल्फ़ा इसके किसके बराबर होगा। ठीक है, अब देखें π/2 का अगर हमारे पास ऑड मल्टीपल हो, 3 जो है एक ऑड नंबर है और π/2 का मल्टीपल हमें देखना होता है इसमें, तो π/2 का अगर ऑड मल्टीपल होता है तो साइन जो है वो अपने को रेशो में चेंज हो जाएगा जो कि कॉस होता है, तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा। अब हमें ये डिसाइड करना है कि वो पॉजिटिव प्लस में कॉस आंसर आएगा या माइनस में कॉस आएगा। साइन फाइंड आउट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा माइनस में अल्फ़ा। इसके लिए हम आपको यहाँ पे ले चलते हैं स्लाइड पर, ये मैंने किया हुआ है, देखें ये रहा। देखिए 3π/2 हमारे पास वैल्यू थी, यानी कि हम यहाँ पे मौजूद हैं, क्वाड्रेंटल एंगल 3π/2 पर हम मौजूद हैं। अब माइनस में अल्फ़ा हमें गिवन है। ठीक है, अब माइनस में अल्फ़ा माइनस एंगल अगर माइनस में आपको गिवन है तो उसका मतलब हमें जाना है क्लॉकवाइज। अगर पॉजिटिव एंगल होता है तो एंटी क्लॉकवाइज जाना होता है, और अगर नेगेटिव एंगल हो तो हमें क्लॉकवाइज जाना होता है। तो घड़ी किस तरह से चलती है जनाब, घड़ी जो है इस डायरेक्शन में चलती है ऐसे। ठीक है, तो नेगेटिव में एंगल है तो क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। 3π/2 पे खड़े हो तो इस तरफ जाओगे, इस क्वाड्रेंट में पहुंचोगे। तो इस क्वाड्रेंट में आपके पास टेंजेंट पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ पे नेगेटिव होते हैं। तो हमारे पास कॉस है तो कॉस के साथ इसका मतलब माइनस साइन आएगा। ठीक है, तो ये माइनस में कॉस हमारे पास आंसर होगा इसका। जी जनाब, तो ये माइनस, अच्छा मैंने कॉस अल्फ़ा में, माइनस में कॉस अल्फ़ा इसका आंसर होगा। एक सेकंड एक बार और चेक कर लेता हूँ मैं, गलत ना हो। जी 3π/2 पे हम खड़े हैं इस वक्त। एक सेकंड, जी जनाब, देखिए 3π/2 पे हैं और माइनस में अल्फ़ा था हमारे पास। तो माइनस में अल्फ़ा का मतलब ये है कि हमें क्लॉकवाइज मूवमेंट करनी है। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट जब आप करेंगे तो यहाँ जाएंगे, सही है, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो नेगेटिव होता है, तो ये माइनस में कॉस अल्फ़ा हमारे पास आंसर आएगा। क्लियर है, आई होप कि कोई मिस्टेक नहीं हुई है। ठीक है, तो इसको मैं सही कर देता हूँ, माइनस में कॉस अल्फ़ा आंसर है सॉरी, तो माइनस में कॉस अल्फ़ा इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी ये पता लगाना हो कि कॉस होगा या साइन ही होगा, ये तो हम डायरेक्टली यहाँ से पता लगा लेते हैं। बाकी साइन हमें देखने के लिए वो जो मैंने आपको एंगल में दिखाया, क्वाड्रेंट्स वगैरह बना के दिखाए, वहाँ से आपको देखना पड़ता है कि साइन क्या आएगा, माइनस साइन आएगा या प्लस साइन आएगा। अब हम चलते हैं MCQ नंबर 18 की जानिब। MCQ नंबर 18, व्हाट इज़ द प्राइमरी पीरियड ऑफ साइन 2x/1 प्लस कॉस 2x। एक लम्हा देखने को तो लग रहा है इस तरह का कोई सवाल हमने तो किताब में किया ही नहीं है, क्योंकि किताब में जितने भी सवाल दिए हुए हैं एग्जाम्पल्स वगैरह में भी इवन वो सारे एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से दिए हुए हैं। तो उसने जानबूझ के ये आपको कंफ्यूज किया है। आपने करना ये है कि ये जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, इसको आपने किसी एक फंक्शन में कन्वर्ट कर लेना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। क्योंकि पीरियड वाली कहानी जो है सिर्फ एक फंक्शन से आप देख सकते हैं, एक से ज़्यादा फंक्शन अगर इन्वॉल्व होंगे तो आप पीरियड नहीं फाइंड आउट कर पाओगे। तो ये मैंने सिंप्लीफिकेशन इसकी की हुई है यहाँ पे। MCQ नंबर 18 है ये हमारा, ये रहा। देखिए साइन 2x/1 प्लस कॉस 2x हमें गिवन था, तो साइन 2x का फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पे 2 sin x cos x। वहाँ पे थीटा की फॉर्म में गिवन है तो यहाँ पे थीटा की जगह x है तो हमने x ही यूज़ किया है। तो 2 sin x cos x मैंने लिखा फार्मूला। 1 की जगह हम लिख सकते हैं, देखें cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर x। cos 2x की जगह हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस में साइन स्क्वायर x। देखें कलर स्कीम यूज़ किया है, तो रेड वाले की जगह ये रेड वाला, ब्लू वाले की जगह ये ब्लू वाला और ब्लैक वाले की जगह ये ब्लैक वाला। तो इससे आप जो है वो आसानी से समझ सकते हो। अब देखो प्लस साइन स्क्वायर x से माइनस का साइन स्क्वायर x कैंसिल हो गया, प्लस में cos स्क्वायर x और ये वाला cos स्क्वायर x ऐड हो के ये 2 cos स्क्वायर x बन जाएंगे। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये cos x से यहाँ पे पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो सिर्फ नीचे बचेगा cos x। अब sin x अपॉन cos x ये होता है टेंजेंट x। अब टेंजेंट का जो पीरियड है ये थ्योरम दिया हुआ है आपकी बुक में 11.2, और टेंजेंट इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन एंड इट्स पीरियड इज़ पाई, तो इसलिए जो है पाई इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस MCQ। तो इस तरह से सॉल्व होना था। अब हम बात करते हैं MCQ नंबर 19 की। आ लेडर मैक्स एन एंगल 30 डिग्री। सीढ़ी का एंगल हमें दिया हुआ है 30 डिग्री वॉल के साथ, तो ये वॉल का जो मतलब ऊपर वाला हिस्सा है उससे उसका एंगल दिया हुआ है सीढ़ी का, और एंगल ऑफ एलिवेशन है ये।
एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 30 डिग्री, हाइट गिवन है हमारे पास, दीवार की वॉल की हाइट गिवन है 8 मीटर है, और लेंथ ऑफ द लेडर हमें फाइंड आउट करनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें अप्लाई करने हैं। फिगर मैंने यहाँ पे देखें इसकी बनाई हुई है इस तरह से। तो लेडर है हमारे पास ये वाली, ये लेडर है, और ये दीवार की जो ऊपर वाला हिस्सा है इसके साथ इसका ये एंगल हमें गिवन है 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है ये। और ये वाला जो ये वॉल की हाइट हमें गिवन है 8 मीटर। तो अब देखें हमें अप्लाई करना होगा साइन, क्योंकि साइन में देखें हमारे पास हमें लेंथ की लेडर की लेंथ फाइंड आउट करनी है, सॉरी लेडर की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, जिसे मैं एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो एल हमें फाइंड आउट करना है, 8 हमें गिवन है, एंगल भी हमें गिवन है। अब देखें ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसमें ये दो साइड्स और ये एंगल जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हों, ठीक है। तो साइन थीटा ऐसा जो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसमें एंगल के सामने वाली साइड हमारे पास चाहिए होती है हमें, और हाइपोटेन्यूज की हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री इक्वल हो जाएगा हमारे पास 8/L के। तो ये मैंने अप्लाई कर दिया है यहाँ पर, देखें जरा। साइन थीटा बराबर होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेन्यूज जो है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, और एंगल के सामने वाली साइड 30 डिग्री जो हमारा एंगल है उसके सामने वाली साइड अपोजिट साइड हमारे पास उसकी वैल्यू है 8, और लॉन्गेस्ट साइड हमने फाइंड आउट करनी है। लेंथ ऑफ लेडर है वो L। अब L को मैंने यहाँ भेजा, साइन 30 को नीचे लेकर आ गया। अब 8/sin 30 को मैंने कैलकुलेट किया, तो ये आंसर आ रहा है मेरे पास 16 मीटर। तो 16 मीटर जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब MCQ नंबर ये हमारा कौन सा हो गया है कंप्लीट, 19 वाला। बाकी ये आप डायरेक्टली आप चेक कर सकते हो कैलकुलेटर से, साइन इनवर्स माइनस में 1/2 पाई, माइनस में पाई/6 ये आंसर आएगा। तो इजीली आप बता सकते हो, इसमें कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। साइंटिफिक कैलकुलेटर डायरेक्ट इसको सॉल्व करके दे देता है। तो जनाब इस तरह से टोटल 20 MCQs हमने मैथमेटिक्स के सॉल्व कर लिए हैं। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और समझ में आई होंगी चीज़ें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें वीडियो को, अपना जो सर्कल है दोस्तों का, स्टूडेंट्स का, उनमें शेयर करें वीडियो, ताकि उनको भी जो है आसानी हो सके। और सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन भी प्रेस करते हैं ताकि फ़ौरी तौर पर आपको मेरी वीडियोस जो हैं वो मिल सकें, उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। और अपने कमेंट सेक्शन में हमें बताते रहा करें, अपनी राय का इजहार करते रहा करें। अगर कोई बेहतरी की गुंजाइश, जैसे आपको सजेशन वगैरह देना चाहें, या कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा, आप चाहते हैं कि वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, तो वो उसका भी आप जिक्र कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।